धनपत का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम था, जिसमें उसके साथ उसका वफादार नौकर मनोज कई सालों से उसके साथ काम करता था। सेठ का एक छोटा भाई और बहन थी। अपनी माँ के देहांत के बाद सेठ धनपत ने ही उनका पालन पोषण किया था। सेठ की पत्नी का भी एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। सेठ बहुत ही मेहनती था। वो सारा दिन अपनी दुकान में मेहनत करता था, लेकिन उसका छोटा भाई उसकी मेहनत के पैसों पर सारा दिन ऐश करता था। मनोज जब अपने मालिक के पैसों को यूं बर्बाद होता देखता तो उसे बहुत बुरा लगता। एक रोज सेठ धनपत शहर में एक मीटिंग के लिए चले जाते हैं, तो वो अपने नौकर मनोज से कहता है, मनोज, मैं जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। आज सारे व्यापारियों की मीटिंग है, तो रात को घर लौटने में मुझे देर हो जाएगी। कोई बात नहीं मालिक, मैं आपका इंतजार करूंगा। आपको गर्म गर्म खाना जो परोसना है। मनोज, तू तो मेरा छोटे भाई की तरह ध्यान रखता है। सेठ मीटिंग में चला जाता है। शहर में सभी व्यापारियों के बीच मीटिंग शुरू होती है, जिसमें सभी व्यापारियों ने अमरीश खन्ना पर चोरी का आरोप लगाया था। उन सब की बात सुनने के बाद सेठ ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, इस बात का फैसला मैं 4 दिन बाद करूंगा। अब आप सब जा सकते हैं। सबके जाने के बाद सेठ जी अमरीश से कहते हैं, व्यापारियों का सारा पैसा आपके खाते में रखा जाता है। अगर अकाउंट से सारा पैसा गायब होता है तो सीधे तौर पर शक आपके ही ऊपर जाता है। तो कहिए, ये बात सच है या झूठ? अब आपने सच कहा सेठ जी। व्यापारियों का 50 करोड़ मैंने ही चुराया है। अगर आप मुझे निर्दोष साबित कर दें तो उसमें से 25 करोड़ मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चले जाते हैं। साथ ही उसे जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। थप्पड़ मारने से अमरीश खन्ना गुस्से में आ जाता है और वो गुंडों को कहकर सेठ धनपत के शोरूम में आग लगवा देता है। अब देखो कैसे वो सेठ सड़क पर आता है। सेठ के शोरूम में आग लगने के कारण उसमें रखा लाखों का माल जलकर खाक हो जाता है, जिससे सेठ धनपत सड़क पर आ जाता है। इस सदमे से सेठ की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन सेठ के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो अपना इलाज करवा सके। हमारा सब कुछ चला गया। भैया की तबीयत इतनी खराब हो गई, ऊपर से अनिकेत भैया भी अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने गए हैं और फोन भी नहीं उठा रहे। अब भैया के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। मनोज अपने गांव की आधी जमीन बेच देता है और उससे अपने मालिक का इलाज करवाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। जब अनिकेत वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। अब भैया तो अपाहिज हो गए और ये राम्या भी शादी के लायक हो गई है। अगर ये मेरे साथ रहे तो इनका सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। वो घर अनिकेत के नाम पर था, इसलिए वो अपने बड़े भाई और बहन को घर से निकाल देता है। छोटे मालिक, आपको शर्म आनी चाहिए। जब सेठ जी का अच्छा समय था तो आप उनके पैसों को खूब उड़ाते थे, लेकिन अब जब उनका बुरा वक्त आया है तो आपने उनको उन्हीं के बनाए हुए घर से निकाल दिया। ये मत भूलिए, ये घर उन्होंने ही खरीदा था और आपके नाम कर दिया था। नौकर होकर मुझसे जुबान लड़ाता है। अनिकेत उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। मनोज सेठ जी और राम्या को लेकर अपने गांव आ जाता है। अब मनोज गांव में ही मजदूरी करने लगा और राम्या घर संभालती। दोनों मिलकर सेठ जी का ध्यान रखते। और फिर एक रोज जब मनोज काम से घर लौट रहा था तो एक सफेद कपड़ों में भागता हुआ आदमी उसके पास आया और मनोज से कहने लगा, तुम इस गांव के लगते हो। ये सीसी और ये फाइल तुम रख लो। लेकिन इसमें है क्या? ये बहुत ही काम की चीज है, इसे तुम रख लेना, लेकिन कभी किसी गलत आदमी के हाथों में ऐसे मत पड़ने देना। अब मुझे जाना होगा, गुंडे मेरे पीछे पड़े। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। मनोज घर आकर ये बात राम्या को बताता है। राम्या वो फाइल पढ़ती है तो हैरान रह जाती है। मनोज, इसमें तो हीरो के कटहल उगाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या? हीरो के कटहल? अरे बाप रे! शायद जो आदमी तुमसे टकराया था वो एक साइंटिस्ट था और वो गुंडे इसी को हथियाने के लिए उसके पीछे पड़े थे। मनोज, हम आज ही तुम्हारे खेत में इस फॉर्मूले को अपनाकर कटहल के बीज बोते हैं। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो मैं सेठ जी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में करवाऊंगा। मनोज और राम्या कटहल के बीज बोते हैं और साथ में उस शीशी का रसायन डालकर उसका छिड़काव करते हैं। एक हफ्ते बाद जब वो उस खेत में जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। उस खेत में बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, जिनमें ढेर सारे हीरों से जड़े हुए कटहल लगे हुए होते हैं। ये तो चमत्कार हो गया, इतने सारे हीरों के कटहल। आज मैं बहुत खुश हूँ राम्या। वो दोनों सबसे पहले सेठ जी का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में करवाते हैं। उधर शहर में सभी व्यापारी मिलकर अमरीश की काली करतूत पुलिस के सामने ले आते हैं और पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं और उसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं। साथ ही पुलिस अनिकेत को भी अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो भी अमरीश खन्ना के साथ मिला हुआ था। अब सेठ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं।
और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मनोज अब बड़ा घर और गाड़ी ले लेता है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। मनोज, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाया हूँ। तुम तो मेरे लिए मेरे सगे भाई से भी बढ़कर हो। आज मैं अपनी बहन राम्या का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमसे अच्छा लड़का इसे मिल ही नहीं सकता। मनोज और राम्या की शादी हो जाती है। अब वो दोनों सेठ जी के साथ अपने बड़े से घर में रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। ओह, जल्दी जल्दी कर, तुम लोगों के लिए क्या सारा दिन यहीं बैठा रहूंगा मैं, हैं? इन मजबूर गरीबों को धमका रहा ये है सेठ सुरेंद्रनाथ। और ये कहानी है एक बहुत ही पिछड़े गांव खुशीपुरा की। इस गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती किसानी करके ही अपना पेट पालते थे, लेकिन खेती में कई बार फसल अच्छी होती है तो कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। और इसी बात का फायदा उठाता था इस गांव का ही जमींदार सुरेंद्रनाथ, जो बहुत ही घमंडी और चालाक आदमी था। वो गांव के लोगों को बहुत मोटे ब्याज पर उधार देता था और फिर उनसे तगड़ी वसूली करता था। इसी वजह से वो साल दर साल अमीर होता जा रहा था। आज भी सुरेंद्रनाथ के बंगले पर उसके कर्जदार अपनी किश्त देने पहुंचे थे। तभी वहां से एक जवान लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ गुजरा। यहाँ ये लाइन क्यों लगी है बेटा? पता नहीं माँ, आप यहीं रुको, मैं पता करके आता हूँ। हो सकता है कि कोई भंडारा लगा हो तो अपना भी खाने का कुछ इंतजाम हो जाए। हाँ देखना बेटा, बहुत भूख लगी है। संदीप और उसकी माँ ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। खाने की तलाश में भटकते हुए ही यहाँ पहुँचे थे। संदीप ने आगे बढ़कर लाइन में लगे एक आदमी से पूछा, यहाँ क्या बट रहा है भैया? बट रहा है? ये कहो कि क्या लुट रहा है? भैया हमारा तो सब कुछ लुट रहा है यहाँ। क्या मतलब? अरे वो कुर्सी पर बैठे आदमी को देख रहे हो? उसका नाम है सेठ सुरेंद्रनाथ। वो इस गांव का जमींदार है। हम सबने किसी न किसी वजह से उससे कर्जा लिया था भैया। किसी ने बीमारी के लिए तो किसी ने खेती के लिए। मैंने अपनी बिटिया की शादी के लिए 3 साल पहले उससे कर्जा लिया था। 3 सालों में कर्जे से 2-3 गुना ज्यादा पैसे दे चुका हूँ, लेकिन उसका कर्जा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। बड़ा पैसे वाला आदमी लगता है। अरे क्या खाक पैसे वाला है। इसके बाप के पास थोड़ी सी जमीन थी, फिर उसने कर्जे पर पैसे देना शुरू कर दिया और आज आधे से ज्यादा गांव की जमीन हड़प ली है इसने। तो आप लोग इसका विरोध क्यों नहीं करते? मत दो ना उसे पैसे। अरे पिटवाओगे क्या है? वो पीछे लठैत देख रहे हो? जो टाइम पर उसका पैसा नहीं देता है, वो अपने लठैतों से उसकी सारी हड्डी तोड़वा देता है भैया। पैसा तो देना ही पड़ेगा, बिना मार खाए दे दो तो ही फायदा है। गांव वालों पर हो रहे इस अत्याचार को देखकर संदीप को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लठैतों की पिटाई के डर से वो भी चुपचाप वहाँ से चला गया। और फिर क्या हुआ? इतना दुखी क्यों है? खाना नहीं मिला क्या? नहीं माँ, खाना तो नहीं मिला, लेकिन मैं किसी और बात से दुखी हूँ। माँ, यहाँ के लोगों की हालत तो हमसे भी ज्यादा खराब है। माना कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम कभी कर्जे में तो नहीं दबे। पर इस गांव के सारे लोग इस जमींदार के कर्जदार हैं और वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा है। माँ चलो छोड़ो ये सब, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कैसी बातें कर रहा है तू? तेरे बाबा ने तुझे यही सिखाया था क्या कि किसी को मुश्किल में छोड़कर भाग जाए तू? ओहो माँ, अब बाबा की याद दिलाकर मुझे और दुखी मत करो। अरे तू इतना समझदार है, कुछ करना इन बेचारों के लिए। हमेशा हम ही लोगों की मदद करते रहते हैं, पर हमारी मदद तो कोई नहीं करता माँ। तू भगवान पर भरोसा रख बेटा और अपना कर्म कर, बाकी ऊपर वाला सबका निगहबान है। जब संदीप और बूढ़ी माँ आपस में बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक औरत उनके पास आई। आप लोग कौन हो? पहले तो आप लोगों को इस गाँव में नहीं देखा। जी, हम बहुत गरीब हैं और यहाँ खाने की तलाश में आए हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो आओ चलो मेरे साथ। मेरा नाम कमला है और मेरे पास आप लोगों के लिए खाना है। संदीप अपनी माँ के साथ कमला के घर चला गया, जहाँ कमला ने उन दोनों को भरपेट खाना खिलाया। और फिर, तुम्हारा भला हो बेटी, तुमने गरीबों को अन्न दिया। कोई बात नहीं अम्मा, खाना तो अच्छा लगा ना आपको? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और खास तौर पर ये जो आपने कटहल का अचार दिया था ना, आहा, क्या बढ़िया अचार है ये, खाकर मजा ही आ गया। संदीप की बात सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल उसके पति को भी कटहल का अचार बहुत पसंद था, लेकिन सेठ सुरेंद्रनाथ का कर्जा चुकाने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था और एक दिन खेत में काम करते करते ही वो मर गया। कमला उसका कर्जा नहीं चुका पाई, तो उसे मजबूरी में अपना खेत सुरेंद्रनाथ के नाम करना पड़ा। कमला की कहानी सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आया और उसने ठान लिया कि अब वो सुरेंद्रनाथ को सबक सिखाकर ही रहेगा। उस रात संदीप और उसकी माँ कमला के घर पर ही सोए, लेकिन संदीप की आंखों में नींद नहीं थी।
वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर ठीक है बेटा सुरेंद्र नाथ, तूने भोले भाले गांव वालों को ठगाया ना, तो अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, देख तू। ठीक आधी रात को संदीप उठा और सुरेंद्र नाथ के बंगले की तरफ चल दिया। संदीप ने अपना मुंह ढका हुआ था। वो छिपते छिपाते बंगले के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां पर एक बक्सा रखा हुआ था जिसके पास ही एक मोटा तगड़ा लठैत सो रहा था। लगता है कि इस बक्से में वही पैसा है जो आज गांव वालों से लिया गया है। कुछ सोच संदीप, कुछ सोच। कुछ देर सोचकर संदीप ने बंगले के बाहर खड़ी गाड़ी पर एक पत्थर दे मारा। पत्थर की आवाज सुनकर लठैत की नींद टूट गई और वो फौरन गाड़ी की तरफ भागा। तभी मौका पाकर संदीप को बक्सा लेकर वहां से चंपत हो गया। संदीप ने जैसा सोचा था वाकई उस बक्से में बहुत सारे पैसे थे, जिन्हें बाहर निकालकर संदीप ने खाली बक्सा तालाब में फेंक दिया। इसके बाद अगले दिन वो शहर चला गया, जहाँ से उसने शानदार कपड़े, 2 सोने के सिक्के और एक घोड़ा खरीदा, साथ ही एक मिट्टी का बर्तन भी, जिसे उसने कमला के बनाए कटहल के अचार से पूरी तरह भर दिया। मटके का मुंह उसने लाल रंग के मखमली कपड़े से बांध दिया। संदीप के मन में पूरी योजना तैयार थी। वो शहर के खरीदे हुए कपड़ों को पहनकर अपने घोड़े पर सवार होकर वापस तालाब के किनारे पहुंचा, जहां सुरेंद्र नाथ अपने 2 लठैतों के साथ अपना बक्सा ढूंढ रहा था। तभी संदीप ने सुरेंद्र नाथ को आवाज लगाई, जरा इधर आओ। अबे ये कौन है बे? देखने में तो कोई नौटंकी वाला लगता है। सुनता नहीं है क्या? जादूगर विश्व प्रताप को प्रणाम कर। अच्छा, तो आप जादूगर हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा सुनो, हम हिमालय से मीलों का सफर तय करके अपने राज्य जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं, हम स्नान करना चाहते हैं। ये तालाब हमें बहुत ही साफ और अच्छा लग रहा है। तुम एक काम करो, हमारे इस घोड़े को पकड़ो और इसका ख्याल रखना, ठीक है? हम बस कुछ ही क्षणों में स्नान करके आते हैं। और हाँ, ये लो। संदीप ने अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकाले और सुरेंद्र नाथ की तरफ फेंक दिए। सोने के सिक्के देखकर सुरेंद्र नाथ की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसे यकीन हो गया था कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। जब संदीप तालाब से नहाकर लौटा, हम खुश हुए। लाओ, हमारा मटका हमें दे दो। जी जी, ये लीजिए। वैसे इस मटके में ऐसा क्या है जो सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए आपने मुझे सोने के सिक्के दे दिए? क्यों, और सिक्के चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इसमें कटहल का जादुई अचार है। इसमें जिस कटहल का इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ हिमालय में एक खास जगह पर उगता है। मैंने अपनी तांत्रिक क्रियाओं से इस जादुई अचार को बनाया है। उस अद्भुत कटहल के इस जादुई अचार में इतनी ताकत है कि इसे खाकर कोई भी इंसान जो चाहे हासिल कर सकता है। अरे नहीं, सच में ऐसा है क्या? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं? पहले मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने ये कटहल का अचार चखा है मुझे सब मिल गया। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं। तुम्हें इसकी शक्ति देखनी है क्या? हाँ, देखनी है, बिल्कुल देखनी है। संदीप ने मटके में से थोड़ा सा अचार निकालकर खाया और फिर सुरेंद्र नाथ के माथे पर हाथ रखकर बोला, तो तुम्हें एक बक्से की तलाश है। वो वहाँ पर है, वो तालाब के उस तरफ। तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो उसे। संदीप की बात सुनकर सुरेंद्र नाथ हैरान रह गया। उसने फौरन अपने एक लठैत को इशारा किया और उसने तालाब में छलांग लगा दी। थोड़ी देर में वो लठैत बक्सा लेकर बाहर आ गया। ये देखकर तो सुरेंद्र नाथ ने संदीप के पैर ही पकड़ लिए। चमत्कार! देखिए, मुझे ये अचार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अरे जाने दो, इस जादुई अचार की कीमत लगा सको इतनी तुम्हारी औकात नहीं, समझे? नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी सारी दौलत आपको दे दूंगा। इस गांव की आधे से ज्यादा जमीन मेरी है और बहुत सारी दौलत भी है। आप सब ले लीजिए, पर ये कटहल का जादुई अचार ये मुझे दे दीजिए। मुझे ये पूरा मटका चाहिए। बस इसी का तो इंतजार था संदीप को। उसने सुरेंद्र नाथ की बात मान ली और कटहल के अचार से भरे उस मटके के बदले में उसने सुरेंद्र नाथ की सारी दौलत और जमीन उससे ले ली। उसने अचार से भरा मटका सुरेंद्र नाथ को देते हुए कहा, तुम अभी इस अचार का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की पूजा करके इस मटके को अपने सिर से लगाना और फिर तुम जो चाहोगे वो तुम मांग सकते हो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप अपनी चाल चल चुका था और उसमें कामयाब भी हो चुका था, लेकिन इस सब के बाद भी उसके मन में लालच नहीं आया। उसने गांव वालों को उनकी जमीनों के कागज लौटा दिए और कुछ पैसा कमला को देकर अपनी माँ को अपने घोड़े पर बिठाकर वहाँ से जाने लगा। अरे तेरे पास ये घोड़ा कहाँ से आया और तूने कमला को इतने सारे पैसे कहाँ से दिए? संदीप की माँ सवाल पूछ रही थी, लेकिन संदीप बस मुस्कुराते हुए घोड़ा दौड़ा रहा था। उधर गांव वाले फिर से आबाद हो गए थे और सुरेंद्र नाथ कटहल के अचार से भरा मटका लिए बस शिवरात्रि का इंतजार कर रहा था।
इस बात से अनजान कि उसे सिर्फ अचार के बढ़िया स्वाद के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।